नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कैबिनेट सचिव ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 17 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बिहार सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। तेलंगाना सरकार ने आज से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी। लद्दाख वन्य जीव बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश में 11 रक्षा मार्गों की स्वीकृति दी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, भारत 2022 में विश्व की सर्वाधिक तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था होगी। और नेपाल की राष्ट्रपति ने विभिन्न राजनीतिक दलों से गठबंधन सरकार बनाने को कहा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री गौबा ने बैठक में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए पिछले साल से केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पिछले साल सितंबर से ही तरल मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं, जिससे सड़क, रेल, वायु और समुद्री मार्गों से ऑक्सीजन परिवहन के विभिन्न मुद्दे सुलझाने में मदद मिली है। कैबिनेट सचिव ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जनता को जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री गौबा ने कहा कि टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम होनी चाहिए। टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी फैलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार जो भी वैक्सीन खरीदती है वो राज्यों की जनता के लिए है और केंद्र स्तर पर उनका कोई उपयोग नहीं होता है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे कोविड जांच को प्राथमिकता दें और महामारी की स्थानीय स्तर पर रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने का भी अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाने, वितरण को सुचारू बनाने और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समूची ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। देश की चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने प्रयास तेज किए हैं। अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केंद्रों के निकट ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए PSA संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशों से 50,000 टन ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। वहीं ऑक्सीजन भंडारण में सुधार के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों में भी ढील दी गई है। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमरीकी कंपनी जिलेड साइंसेज ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 78,595 अतिरिक्त शीशियां कल मुंबई पहुंच गईं। भारत ने अमरीका की इस बायो फार्मा कंपनी के सहयोग की सराहना की है। जिलेड साइंसेज ने 8 मई को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,600 शीशियां भेजी थीं। केंद्र सरकार कोविड महामारी से मुकाबले के लिए विभिन्न देशों से मिले चिकित्सीय उपकरण और दवाओं का आवंटन और आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि अब तक कुल 9,200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,913 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,44,000 रेमडेसिविर शीशियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इससे स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पूरक और उनके नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में कोविड मामलों में वृद्धि के खिलाफ जारी लड़ाई में किए जा रहे प्रयासों को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को विभिन्न देशों और संगठनों से 27 अप्रैल से चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी मंजूरियों में तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है। प्राप्तकर्ता राज्यों और संस्थानों को इन राहत उपकरणों का आवंटन और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से व्यापक स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति तथा आवंटन में समन्वय के लिए मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों में कोविड के 1-1 लाख से अधिक उपचाराधीन रोगी हैं और 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि गोवा में संक्रमण दर सबसे अधिक यानी 49.6% और महाराष्ट्र में 22.5% है। राष्ट्रीय संक्रमण दर लगभग 21% है। अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पिछले महीने की 30 तारीख को 19,45,299 कोविड नमूनों की जांच की गई, जो दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी और निजी चिकित्सा केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की अनुमति होगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोगियों के लिए टॉसिलीजुमाब की अतिरिक्त 45,000 शीशियां आवंटित की हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कल कहा कि इससे दवा की उपलब्धता बढ़ेगी और महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी। टॉसिलीजुमाब भारत में नहीं बनाया जाता, इसे स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी से मंगाया जाता है। देश में अब तक 17 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95,81,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 65 लाख को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 41 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 79 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,85,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें 10,65,000 से अधिक को वैक्सीन की पहली डोज और 13,19,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4,64,000 लोगों को कल टीका लगाया गया। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर अब भी उच्च स्तर पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए उनकी सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने कोविड की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जापान और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने पूर्वोत्तर के अस्पतालों में बिना व्यवधान के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 8 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पेशकश की है।
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में नवनिर्मित कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 255 बिस्तरों वाला ये अस्पताल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से शहर के हज हाउस भवन में बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। लखनऊ के हज हाउस में स्थापित किए गए इस अस्पताल में L2 और L3 श्रेणी के बेडों की सुविधाएं हैं, जिनमें 25 वेंटिलेटर, 100 हाई फ्लो नेजल कैनुला और 130 ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर हैं। इसके अलावा अस्पताल में हेल्प डेस्क और मरीजों पर 24 घंटे CCTV के जरिए नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। वाराणसी में DRDO के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल में भी मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। 750 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को DRDO की मदद से तैयार किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस का जिला प्रशासन मिलकर इस अस्पताल को चलाएगा, जिसके संचालन के लिए सेना की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे स्टाफ को देश भर से बुलाकर तेजी से काम शुरू किया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अब ऑक्सीजन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। चुनौती इतनी बड़ी है तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। मैं समझता हूं यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय का ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। बिहार सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2580 चिकित्सकों की तैनाती का फैसला किया है। कल राज्य में 10,920 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 13,852 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। कल इस महामारी से 72 लोगों की जान गई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर लगभग 83% हो गई है। संक्रमित होने की दर में कमी आई है और ये 9.92% पर आ गई है। अब तक 5,07,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद जनजातीय बस्तर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। इस नए वेरिएंट का संक्रमण काफी खतरनाक बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी घातक है। इसके चलते बस्तर संभाग के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में काफी सतर्कता बरती जा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। मालवाहक वाहनों के वाहन चालकों और क्लीनर को भी कोविड जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं यात्री बसों से आने वाले लोगों से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बीजापुर जिले में तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से लगी सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में नाकेबंदी कर बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायतों में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों में ठहराने के निर्देश दिए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कैबिनेट सचिव ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 17 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बिहार सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। तेलंगाना सरकार ने आज से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी। लद्दाख वन्य जीव बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश में 11 रक्षा मार्गों की स्वीकृति दी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, भारत 2022 में विश्व की सर्वाधिक तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था होगी। और नेपाल के राष्ट्रपति ने विभिन्न राजनीतिक दलों से गठबंधन सरकार बनाने को कहा।
तेलंगाना में 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन आज सुबह 10 बजे से लागू हो जाएगा। ये लॉकडाउन 20 घंटे के लिए रोजाना सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। तेलंगाना सरकार ने कल शाम हैदराबाद में कैबिनेट की बैठक के बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया। कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। राज्य परिवहन निगम की बसें और मेट्रो रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक चलेंगी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ईद उल फित्र त्योहार को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईद कल मनाए जाने की संभावना है। जारी किए गए आदेश में लोगों से मस्जिदों में एकत्र न होने और अपने घरों से ही सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करते हुए नमाज अदा करने और अन्य परंपराएं पूरी करने को कहा गया है। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में लोगों से लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन करने और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा सुझाए गए समय के भीतर खरीद करने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ईद के उपलक्ष्य में कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं किया जाए। महाराष्ट्र ऑक्सीजन मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। राज्य प्रशासन अप्रैल के मध्य से ये मॉडल अपना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। हमारे मुंबई संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। राज्य के हर एक 2 प्रशासनिक विभागों के लिए एक ऑक्सीजन नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यह आईएएस अधिकारी हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह माध्यम से विभागीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी से संपर्क कर उनकी ऑक्सीजन की जरूरत समझता है। एफडीए के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में उत्पादित किया जाने वाला ऑक्सीजन, अन्य राज्यों से की जाने वाली आयात, यह चीजें ध्यान में रखकर राज्य की ऑक्सीजन की जरूरत पर ध्यान दिया जाता है। फिलहाल राज्य में 1350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में राज्य के परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे ने कहा, जामनगर, बेलारी, भिलाई, वैजाग और रंगूल, ये स्थानों से महाराष्ट्र में कभी एयरलिफ्ट से, कभी रेलवे से ऑक्सीजन बाहर से ऑलमोस्ट 500 मीट्रिक टन हम ला रहे हैं एवरी डे। आज की तारीख में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और कहीं पे भी ऑक्सीजन की अभी कमी नहीं है। सब जगह पे पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच रहा है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच कोरिया से 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित चिकित्सा उपकरणों की एक खेप आज भारत पहुंच गई। विदेश मंत्रालय ने इस मदद के लिए कोरिया गणराज्य का आभार व्यक्त किया है। गुजरात सरकार ने राज्य के 36 शहरों और कस्बों में अन्य प्रतिबंधों के साथ रात्रि कर्फ्यू बढ़ा दिया है। रात्रि कर्फ्यू अब 18 मई तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सभी उद्योग, कारखाने, उत्पादन इकाइयां, निर्माण कार्य और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। गुजरात में संक्रमण के नए मामलों में पिछले 2 सप्ताह से लगातार कमी के बावजूद राज्य सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू और अन्य नियंत्रण 18 मई तक जारी रखने का फैसला किया गया है। कल गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई राज्य कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया। श्री रूपाणी ने कहा कि 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू और अन्य नियंत्रण बढ़ाने का निर्णय लोगों में संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए है। इन समय के दौरान सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नागालैंड सरकार ने 14 मई से 1 सप्ताह तक पूर्णबंदी करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल कोहिमा में कोविड समीक्षा बैठक में उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया। ओडिशा ने अब तक 10 से अधिक राज्यों को 10,000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है। राज्य सरकार ने जरूरतमंद राज्यों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से सुचारू रूप से ऑक्सीजन भेजने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। राज्य सरकार ने साथ ही संबंधित अधिकारियों को राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की सतत निगरानी रखने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 12,481 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 13,48,000 से अधिक हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 12,44,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कल 13,583 लोग संक्रमण मुक्त हुए और 347 मरीजों की मृत्यु हुई। राजधानी में मृतकों की संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है। इस समय 13,809 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है।
कर्नाटक में कल 39,510 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 480 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 19,852 हो गई है। राज्य में 5,87,452 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 22,584 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य का कोविड पॉजिटिविटी रेट 33.99% रहा। कल राज्य में 1,16,238 कोविड टेस्ट करवाए गए, जिसमें 1,04,659 आरटीपीसीआर टेस्ट थे। कल 1,26,806 लोगों को वैक्सीन दिया गया, जिसमें से 20,268 लोग 18 से 44 आयु के थे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने जानकारी दी है कि कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर बुलाया जाएगा। इसके अलावा राज्य ने 3 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 1 करोड़ डोज कोवैक्सीन है और 2 करोड़ कोविशील्ड। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि 1 लाख पल्स ऑक्सीमीटर भी खरीदी जाएगी, जिसे जिला और तालुक अस्पतालों को दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के साथ ऑनलाइन बैठक की है। बैठक में कोविड महामारी की रोकथाम की जमीनी वास्तविकताओं और चुनौतियों का आकलन किया गया, ताकि आयोग लोगों की परेशानी कम करने के लिए जरूरी पहल कर सके। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से अधिक लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आकाशवाणी के साथ बातचीत में दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड के हल्के लक्षण आने पर घरों में ही पृथकवास करें और अनावश्यक रूप से अस्पतालों में दाखिल होने के लिए न जाएं। केंद्र ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्यों से कड़ी निगरानी रखकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग नदी में शवों का प्रवाह न करें। पिछले 2 दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बहते शवों की मीडिया में आ रही खबरों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला गंगा समितियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। पत्र में कहा गया है कि शवों को बहाने से न केवल नदी का पानी प्रदूषित होता है, बल्कि तट पर रहने वाले समुदायों में भी संक्रमण फैलने का भी खतरा है। लद्दाख राज्य वन्यजीव बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश में 11 रक्षा सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख वन्यजीव बोर्ड की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। नई सड़कें 154.08 हेक्टेयर क्षेत्र में होंगी। इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के साथ साझा किया गया था। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार ये बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा भी बढ़ा दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राजनीतिक दलों से कल तक गठबंधन सरकार गठित करने को कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद में विश्वास मत खोने और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं रहने के बाद ये कदम उठाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के समर्थन वापस लेने के बाद ओली सरकार ने सोमवार को विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में विश्व की सबसे तेज गति से विकसित प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के अर्धवार्षिक अपडेट में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 10.1% की वृद्धि दर से विकसित होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड महामारी के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की पीड़ा कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि चूंकि वैश्विक महामारी ने हजारों दैनिक श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका प्रशासन अगले 2 महीने के लिए सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, पोनी वालों, पालकी वालों और पिट्ठू वालों को 1,000 रूपये प्रति माह प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन अन्य शमन रणनीतियों को भी अपना रही है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता पर राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। श्री सिन्हा ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, लाडली बेटी, पीएमएवाई
मनरेगा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की किस्त तुरंत जारी कर दी जाएगी। उपराज्यपाल सिन्हा ने ये भी कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में ओल्ड एज होम्स, अनाथालयों को भी प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें राशन आदि शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी फरहत, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने की खबर अधिकतर अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना की दूसरी लहर थमने के संकेत, देश में पहली बार नए मरीजों से ठीक होने वाले ज्यादा, संक्रमण दर में 1% की गिरावट। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 18 राज्यों में दूसरी लहर पड़ रही कमजोर। पंजाब केसरी के शब्द हैं, कोरोना से अब राहत की उम्मीद। भारत को ट्विटर से मिले $1.5 करोड़। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पत्र लिखता है, 3 गैर सरकारी संगठनों के जरिए दी जाएगी मदद। कोरोना काल में बढ़ गई है पेड़ पौधों की मांग, घरों में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाएं, अब पेड़ पौधों की जरूरत समझ रहे हैं लोग। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, एक बांस बनाता है 70 टन ऑक्सीजन, पीपल नीम भी हैं भरपूर गुणकारी। गले मिले न हाथ मिलाएं, अब दूर से ही कहें ईद मुबारक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र लिखता है, पूरे देश में सादगी के साथ मनाई जाएगी ईद उल फित्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की, कहा दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 17 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बिहार सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। तेलंगाना सरकार ने आज से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया और नेपाल के राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से गठबंधन सरकार बनाने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।